प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कौटिल्य के जीवन परिचय की। आप जानते हैं कि कौटिल्य को भारत में महान राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है और प्राचीन चिंतकों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज उन्हीं की हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विलक्षण प्रतिभा के धनी कौटिल्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है और उनको उनकी जो महान कृति थी अर्थशास्त्र, उसके माध्यम से ही क्या है एक विशेष महत्व भारतीय राजनीति में दिया जाता है। कौटिल्य के संबंध में कहा जाता है कि जो स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो एवं अरस्तु को प्राप्त है, वही स्थान भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य को प्राप्त है। भारत को सदियों से विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त है, आप सभी जानते हैं, जिसमें कौटिल्य जैसी महान विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपने चिंतन एवं दर्शन के माध्यम से मानव सभ्यता को ऐसे सिद्धांत और ऐसी विचारधाराएं प्रदान की है जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन एवं समाज को संगठित स्वरूप दे सकता है और आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए भी वो विचार प्रेरणादायी बने हुए हैं आज तक भी। कौटिल्य के विचार यथार्थ या वास्तविकता पर आधारित हैं। यद्यपि कौटिल्य ने अपने विचारों का प्रतिपादन अपने समय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार किया था, जिनका उद्देश्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य को सुदृढ़ करना तथा भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। क्योंकि राजाओं की आपसी फूट के कारण भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था और सिकंदर जैसी विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमण क्या है भारत पर बार बार हो रहे थे। इन प्रतिकूल अवस्थाओं ने कौटिल्य को कहीं ना कहीं प्रेरित किया और सर्वप्रथम कूटनीति की चालें चलकर नंद वंश का नाश करने में महत्वपूर्ण योगदान कौटिल्य का रहा और उसके पश्चात अर्थशास्त्र जैसी महान कृति के माध्यम से अपने विचारों या दर्शन को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इसी संदर्भ में सोलेटोर महोदय का कहना है कि प्राचीन भारत की राजनीति विचारधारा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की ही विचारधारा है। कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो किसी राजा या राजवंश का ना होकर भी प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माता तथा गुरु था। वह यथार्थवादी विचारक, कूटनीतिज्ञ, व्यवहारवादी, राजनीतिक नीति शास्त्र के सुविख्यात विद्वान थे। परंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र के प्रणेता और महान विभूति आचार्य कौटिल्य का कोई प्रामाणिक जीवन चरित्र हमारे भारतीयों के पास मौजूद नहीं है। कौटिल्य की महानता के पीछे जो मूल कारण थे वो हैं, इससे पूर्व राजनीतिक चिंतक पैदा नहीं हुए थे। कौटिल्य की महानता का जो मूल कारण है वो है, इससे पूर्व क्या है राजनीतिक चिंतक पैदा नहीं हुए थे। भले ही शुक्र, मनु इस प्रकार के राजनीतिक चिंतक हमारे पास थे, पर उनका जो चिंतन था वह धार्मिक अधिक था, राजनीतिक चिंतन नहीं था। इसलिए राजनीतिक चिंतक के रूप में कौटिल्य को अग्रणीय स्थान दिया जाता है। वे प्रथम विचारक थे जिसने राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत को व्यवस्थित एवं स्पष्ट किया। इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के पृथक एवं विशिष्ट ज्ञान की रचना करने का कार्य भी कौटिल्य ने किया। इस तरह कौटिल्य को शासन कला व कूटनीति का महान प्रतिपादक भी कहा जा सकता है। अब इनके जीवन परिचय की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, विष्णुगुप्त था और इनका जन्म बौद्ध ग्रंथों एवं अन्य स्रोतों के अनुसार 400 ईस्वी पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। क्योंकि कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था इसलिए इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि नेपाल की तराई और जैन ग्रंथ मैसूर राज्य स्थित श्रवण बेलगोला को इनका क्या है जन्म स्थान मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वान तक्षशिला को और कुछ विद्वान
श्रवण बेलगोला को इनका जन्म स्थान मानते हैं। जैसा पहले बताया कि कुटिल वंश में पैदा होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त के अनुसार उनके पिता को चाणक्य भी कहा जाता था। पिता के नाम के आधार पर इन्हें चाणक्य भी कहा जाने लगा। तो इनको जो विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं, क्यों दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाणक्य, क्योंकि इनके पिता का नाम चाणक्य था इसलिए चाणक्य कहा गया। कुटिल वंश में पैदा हुए थे इसलिए कौटिल्य कहा गया, जबकि इनका वास्तविक जो नाम था विष्णुगुप्त था। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी और उसके पश्चात वह इसी में अध्यापन कार्य भी करने लगे थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने एक आदर्श और सफल शिक्षक के रूप में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। इस दौरान चाणक्य के जीवन को मोड़ देने वाली दो प्रमुख घटनाएं घटित होती है जो उन्हें व्यावहारिक राजनीति में आने के लिए बाध्य करती है। प्रथम, सिकंदर का भारत में आक्रमण। इस समय संपूर्ण भारत क्या है, छोटे छोटे खंडों या राज्यों में विभक्त हो चुका था। इन राज्यों के पास इतनी सामरिक शक्ति नहीं थी कि विदेशी आक्रमण का ये क्या है जवाब दे सकें। इसके विपरीत इन राज्यों के द्वारा सिकंदर को सहायता पहुंचाई जा रही थी और सिकंदर के हाथों भारतीयों की पराजय या भारतीय राजाओं की पराजय कौटिल्य के लिए दर्दनाक घटना थी। उनके अनुसार हार के मुख्य कारण राष्ट्रीय एकता का अभाव व राजाओं की आपसी फूट थी। कौटिल्य भारत को इस स्थिति से उभारना चाहते थे और देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की दृढ़ इच्छा तथा भारत में एक सुदृढ़ विशाल केंद्रीय शासन की स्थापना के अपने लक्ष्य के कारण वह व्यावहारिक राजनीति की ओर उन्मुख हुए। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के कारण भी उन्हें व्यावहारिक राजनीति की ओर उन्मुख होना पड़ा। और जो द्वितीय कारण था वह था मगध के सम्राट महापद्मनंद द्वारा भरी सभा में कौटिल्य को अपमानित करना। आपने कई बार सुना होगा कि नंद वंश के राजा महापद्मनंद ने कौटिल्य का भरी सभा में क्योंकि वो कुरूपी थे, रूप उतना अच्छा नहीं था, तो उस कारण उनका अपमान किया था और उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए नंद वंश का विनाश की बात कही थी कि जब मैं नंद वंश का विनाश कर लूँगा। तभी उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या है अपना शिष्य के रूप में शिक्षा दीक्षा भी दी। और जो चंद्रगुप्त हैं वो भी कहीं ना कहीं नंद वंश के क्या थे, शत्रु थे, और शत्रु दोनों आपस में दोस्त होते हैं। और इस प्रकार जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त थे उन दोनों ने मिलकर क्या है नंद वंश की समाप्ति की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसमें शासन प्रशासन, कूटनीतिक, राजनयिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण, शासक की दिनचर्या, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत आदि की क्या है विस्तृत व्याख्या एवं विवेचन उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया है, जिन्हें न केवल चंद्रगुप्त ने ही अपनाया वरन आज तक भी इन सिद्धांतों को क्या है भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व हैं वो अपनाते रहे हैं। कौटिल्य की सादगी का चित्रण विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किया है। उनके अनुसार कुटिया के एक और गोबर की उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है। सुखाने के लिए राखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और उनकी दीवारें भी जीर्ण शीर्ण दशा में है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कौटिल्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा था। कूटनीतिक सफलता दिलाने के लिए चंद्रगुप्त और यूनानी शासक की पुत्री हेलन की शादी करवाई गई, जिसने मगध साम्राज्य तथा यूनानी के बीच चिरस्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मित्रता की नींव डाली थी। कौटिल्य के जीवन के जो उद्देश्य था वो था धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनका विचार था। इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास भी किए। यद्यपि कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र 325 ईस्वी पूर्व में उसकी रचना की थी, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने जैसे पहले बताया कि यह क्या है बहुत लंबे समय तक भारतीयों को प्राप्त नहीं थी। 1905 में ये क्या है प्रकाश में आई, जिसकी हस्तलिखित पांडुलिपि तंजौर के एक ब्राह्मण ने मैसूर, कर्नाटक
राज्य प्राच्य पुस्तकालय को क्या है, भेंट की थी। यानी कि 1905 में जाके हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय है वो राजनीति है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजनीति है, जिसमें विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन 15 अधिकरणों, 180 प्रकरणों, 150 अध्यायों तथा 6000 से अधिक श्लोकों में 6000 श्लोकों में किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने अध्याय क्या है अर्थशास्त्र में है, और कितने श्लोक अर्थशास्त्र में है। इसमें राजनीति के अलावा अर्थशास्त्र, गुप्तचर शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य शास्त्र, यौन विद्या, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग तथा अन्य विषयों पर भी क्या है, प्रकाश डाला हुआ है। इस प्रकार जो कौटिल्य का ग्रंथ है वो क्या है, बहुआयामी ग्रंथ है, यानी कि उसमें बहु विषयों का शिक्षा दी गई है। तो कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में हमने जाना और उसकी अर्थशास्त्र की पुस्तक के महत्व को हमने जाना। कल हम अब बात करेंगे राज्य के कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, क्योंकि आपने पीछे मनु जब हम पढ़ा रहे थे तो आपने वहाँ देखा था कि सप्तांग सिद्धांत मनु ने भी दिया है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।